नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसा कि पता है, हम नए-नए मुद्दा दिखाने की कोशिश करते हैं और नए-नए जो राजनीतिक विश्लेषण होते हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। कि आज हमारे साथ हैं राजकुमार भाटी जी, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं। उनसे सर पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि देश में 4 ही जातियाँ हैं। अब उन्होंने भी कोट किया कि देश में 4 जातियाँ हैं। एक आदिवासी महिला को गिनवाया, किसान को गिनवाया और युवा को गिनवाया है और किसान को ज़्यादातर उसमें कोट किया है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर मोदी जी जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं देश में? अगर 4 ही जातियां हैं, किसान, नौजवान, महिला और मजदूर या छात्र बताया शायद जी, जी। उन्होंने। ये असल में धोखा देने के लिए इस तरह के डायलॉग बोलते हैं। जी। भारत का संविधान देश की जातियों को जातिगत आधार पर 4 वर्गों में बांटता है। जी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। जी। अगर मोदी जी मानते हैं कि 4 ही जाति हैं तो फिर ओबीसी का आरक्षण क्यों है, अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण क्यों है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों है? और तो ये केवल गुमराह करने के लिए इन्हें हक मारने हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, पीडीए के हक मारने हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली 22 भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में पीडीए के 11,514 पदों की लूट की गई है। तो पीडीए को बहकाने के लिए, ओबीसी को बहकाने के लिए, एससी को बहकाने के लिए इस तरह के डायलॉग बोलते रहते हैं। ये चुनावी है क्या है? 2027 आगे आ रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है। नीट को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी जनता मरद पर बैठी है। 11-12 दिन उनके हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक भी उस पर रिजाइन नहीं हुआ है। तो ये क्या है? मतलब शिक्षा की बात तो करते हैं कि भाई शिक्षा के आदिवासी में ये है मिला के, तो आखिर काम क्यों? भाई किसान आंदोलन पीछे हुआ न, किसानों को फिर उसके बाद उस बिल पे कुछ भी नहीं हुआ आज तक भी। राकेश टिकैत बार-बार कहते ट्रैक्टर हमारे वहीं खड़े हैं। मतलब सब चुनावी वादे होंगे, क्या होंगे? 2027 में कुछ ऐसी चीज बाहर निकल के आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूंजीपतियों के लाभ के लिए काम करती हैं। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। शिक्षा नीति इन्होंने चौपट कर दी है, शिक्षा का निजीकरण किया है, शिक्षा को महंगी किया है। और ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इनकी एक रणनीति है जिससे सरकारी नौकरी ना देनी पड़े और ठेकेदारी में काम चलता रहे। सरकारी नौकरी इन्होंने बहुत सीमित कर दी हैं और इन सरकारों के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होगी और उसके बाद इनकी केंद्र में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2029 में केंद्र में भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो सत्ता से बाहर कैसे होंगे सर? संसद में सांसद जनता भाई पार्टी टूट रही है बराबर। जनता जब विरोध में होती है, जनता का जब आक्रोश होता है तो फिर कोई तिकड़म चल नहीं पाती है, कोई चोरी चल नहीं पाती है। जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है और जनता ही इन्हें हराएगी। पर फिर ईवीएम आ जाता है, फिर कुछ भी हो, कोई तिकड़म नहीं चल पाती है। फिर जब जनता होती है, जब तिकड़म नहीं चल पाती है, जो छोटी मोटी बेईमानी हो जाती है, 10%, 5% तक की ये सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब जनता एक तरफा इन खिलाफ वोट डालेगी तो फिर ये बेईमानी भी नहीं कर पाएंगे। सर, अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। अभी आप वोट की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, उन्होंने बोला है कि अगर बीजेपी जीत जाती है 27 तो हर वोटर की आखिरी वोट होगी। तो उस पर हमने नवाब सिंह नागर से भी क्वेश्चन किया। उन्होंने बोले कि वो पाखंड फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं वोटर को। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो सर? नहीं, लेकिन जीता है कि नहीं, उन्होंने ये कहा ना अगर जीत जाती है। हाँ, वही बोला। तो लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब ये भारतीय जनता पार्टी जो 2/3 बहुमत की कोशिश कर रही है संसद में और ये सांसदों को खरीद के दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपनी तरफ मिला रहे हैं। तो इनका उद्देश्य यही है कि ये इस तरह के संशोधन करना चाहते हैं संविधान में। संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो ये इस तरह के संशोधन करना चाहते हैं जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन इनका नारा है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से उनका क्या होगा? जो सरकारें बीच में गिर जाती हैं, वही विधानसभा भंग हो जाती है, फिर उनमें क्या होगा? तो जैसे परसीमन, ये बिना जनगणना के परसीमन कराना चाहते हैं, उस विधेयक को पास करना चाहते हैं संसद में। तो ये सब इनके वो तिकड़म है, वो षड्यंत्र हैं जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा और भारत का संविधान कमजोर होगा। इसलिए हमारे नेता कह रहे हैं कि वोट बीजेपी के खिलाफ दो। अगर ये जीत जाएंगे तो ये फिर चुनाव भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे।
वो इसको सब चेंज कर देंगे। सर 1/3 जो होता है, आप प्रोफेसर भी हो, जानकारी भी बहुत ज़्यादा है, जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वे जीते किसी के संबल पे हैं और फिर दूसरी पार्टी में पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या व्यवस्था होनी चाहिए आने वाले टाइम में, कोई भी सरकार रहे, जो भी रहे, आप भी सत्ता में आओगे, तो उसमें ऐसा क्या संशोधन हो, जो आगे चल के ऐसी चीज़ें ना हो? वे जीत के जनता से जाए, उसके बाद अच्छा लगता है। नहीं, ये संशोधन यही होना चाहिए कि कोई भी सांसद या विधायक अगर पार्टी छोड़े तो सदन से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। अच्छा। क्योंकि वो एक पार्टी के टिकट पर जीत का है, लोगों ने उसे वोट उस पार्टी के नाम पर दिया है, उस पार्टी की विचारधारा पर दिया है। और अगर वो अपने निजी स्वार्थ में उस पार्टी को छोड़ रहा है तो जनता के साथ धोखा कर रहा है, बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। तो अब ये कानून बनना चाहिए। ये जो पहले जो ये दल बदल विधेयक बना, उसमें ये रख दिया गया नियम के 2/3 छोड़ सकते हैं, लेकिन अब ये नियम बनना चाहिए कि चाहे कितने भी हों, जो भी छोड़े वो इस्तीफा देके दोबारा चुनाव जीत का है। अगर उसे वो पार्टी की विचारधारा इतनी अच्छी लग रही है तो उस पार्टी की विचारधारा पर चुनाव जीत का है। ये चीज़ तो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा राम मंदिर को लेके। सर चुनाव जो चंदा चोरी हुआ, वहाँ बहुत ज्यादा 8 लोग FIR भी हुए हैं, पैसे भी मिले, एक सिंदूक भी मिली है, और जो 3 लोग जो कमेटी के चंपत राय और लोग हैं, अब वकील भी बहुत आक्रोश में, उन्होंने बोला कि कोई भी ना केस नहीं लड़ेगा, और कल वकील गए भी थे वहाँ कराने के लिए, FIR कराने के लिए, तो शायद FIR नहीं हुई है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर, ये चंदा चोरी है या मतलब पूरा ही डकैती डाल दी गई है क्या? ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला सिद्ध होगा। और ये इतने छोटे मोटे लोगों ने नहीं किया है, जो भी जेल भेजे गए हैं, ये तो छोटी मछलियां हैं। ये जो अयोध्या के राम मंदिर में हुआ है, ये घोटाला बहुत बड़ा है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अभी SIT और पुलिस इसकी ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। अभी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है कि छोटे मोटे लोगों को जेल भेज के इसे रफा दफा कर दो। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये 20,000 करोड़ तक का घोटाला है, और ये खुली लूट मचाई गई है। जिस तरह से वहाँ पे राम के तिजोरी में डाका डाला गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये जब तक इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में CBI से जांच नहीं कराई जाएगी, इसमें सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से इसमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस लूट में खुद शामिल है। CM साहब है, योगी जी हैं, वो कहते हैं कि भाई जिसके पास सबूत हो सबूत दीजिए, अन्यथा नहीं बोलिए। तो मतलब ये लोगों को डराया जा रहा है, या जो आम जनता है वो आगे ना आए, तो उसके लिए क्या है? जरूर थोड़ा सा ना बार-बार कहते भाई सबूत है तो पेश करिए, नहीं तो आगे भ्रमित मत फैलाइए। सबूत जुटाने की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन टीम की होती है, जो जांच करते हैं। और भारत में अपराधों की जांच के लिए सबसे जो प्रोफेशनल वो मानी जाती है, विभाग माना जाता है, वो है CBI, जो सबसे सक्षम विभाग है, जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है ऐसी बड़े घोटालों की जांच करने का। तो ये जांच जो है CBI को दी जानी चाहिए, और उसकी जो उसका सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट के जज करें, तो सबूत अपना आप जुटा लेगी, फिर वो टीम अपना जुटा लेगी। तो यही कहना है राजकुमार भाटी का कि जो CBI है उसकी निगरानी में जांच होनी चाहिए, और उसमें कोई ना कोई जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसी खबर देखने का चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। किसी और मुद्दे पे दोबारा मिलेंगे आपसे, बने रहे हमारे साथ। सभी का धन्यवाद।